हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है पुनेश्वर कुमार वर्मा। आज मैं इस वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड के बारे में बताने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या हैं और वो कितने प्रकार की होती हैं, ये तीनों चीज़ें समझेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली भी बोलते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आज इंटरनेट का तेज़ी से विकास हो रहा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नेटवर्क के नए नए वाणिज्यिक प्रयोगकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने में संचालित हैं। ई कॉमर्स की अवधारणा इंटरनेट पर सामान अथवा सेवाओं के क्रय विक्रय से संबंधित है। ई कॉमर्स की अवधारणा, ई कॉमर्स किसे हम कहते हैं? इंटरनेट पर कोई भी सामान अथवा सेवाओं की खरीदी बिक्री को हम ई कॉमर्स कहते हैं। कोई भी खरीदी बिक्री जो इंटरनेट के माध्यम से हो रही है वो ई कॉमर्स कहलाएगी। और जो भी खरीदी बिक्री करते हैं आप उसके लिए कुछ पे करते हैं, कोई फ़ंड पे करते हैं, कोई रुपए, कुछ रुपए आप पे करते हैं। तो वो रुपए आप जब इंटरनेट के माध्यम से पे करते हैं तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, और यही है हमारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। जाहिर है क्रय विक्रय में धन भी सम्मिलित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का विकास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए या इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करने के लिए हमको इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली हमारे लिए विकास किया गया है। भौतिक नकद और चेक की संपूर्ण प्रक्रिया के बिना इंटरनेट से सामान और सेवाओं को खरीदने हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अत्यंत सहायक और उपयोगी है। भौतिक नकद किसे कह रहा है? कैश और चेक। भौतिक नकद और चेक। भौतिक नकद मतलब कैश, जो आप दुकानदार को देकर कुछ सामान लेते हैं, और चेक जो हमको बैंक से इशू होता है, जिस पे हम कुछ अमाउंट डाल के किसी को पे करते हैं। इनके बिना इंटरनेट से सामान और सेवाओं मतलब सर्विसेज, सेवाओं को खरीदने हेतु इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली अत्यंत सहायक और उपयोगी है। क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, स्मार्ट कार्ड आदि के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान किया जाता है। इंटरनेट पर पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। ये तरीके हैं क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कैश, इलेक्ट्रॉनिक चेक, स्मार्ट कार्ड इत्यादि। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को वर्तमान भुगतान प्रणाली से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करना चाहिए। ऐसे क्या कारण होने चाहिए, ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का यूज़ किया जाए? वर्तमान भुगतान प्रणाली से क्या मतलब है? कैश से जो आप लेन देन करते हैं वो है वर्तमान भुगतान प्रणाली। कुछ आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। कुछ आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी। भुगतान प्रणाली को सफल होने के लिए उसे व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। पब्लिक में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए आपके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को। इतना आसान होना चाहिए कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सके। इतना रिस्क नहीं होना चाहिए कि पब्लिक उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तब पब्लिक उसको स्वीकार करेगी, कस्टमर्स उसको अपनाएंगे। परिवर्तनीयता, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में प्रयोग होने वाले डिजिटल धन को इस योग्य होना चाहिए कि वह अन्य प्रकार के फंड में परिवर्तित किया जा सके। अन्य प्रकार के फंड में परिवर्तित मतलब इंडियन करेंसी से अमेरिकन करेंसी, रुपए से डॉलर में कन्वर्ट हो सके। देखिए, जब भी आप इंटरनेट से सामान लेते हैं, हो सकता है आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़े, हमेशा रुपए में पेमेंट हो ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो आपको किसी सामान के लिए डॉलर में पे करना पड़े। इंटरनेट, ई कॉमर्स, इंटरनेट पे जो भी व्यापार है, इंटरनेट की जो भी वेबसाइट्स हैं जिससे आप खरीदी बिक्री करते हैं, क्यों इतना सक्सेस है? क्योंकि आप एक एरिया में रह के, एक जगह पे रह के पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। अब अगर आप इंडिया से बाहर से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो आपको इंडिया के बाहर पेमेंट करना होगा, और इंडिया के बाहर यदि आप पेमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको
इंडियन करेंसी रुपए में ना करके दूसरी करेंसी में करना पड़े, तो यहाँ पे एक ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि आपके फंड कन्वर्ट हो सकें। इसे ही बताया है कन्वर्टिबिलिटी में। नेक्स्ट है क्षमता, एफिशिएंसी। भुगतान प्रणाली में प्रति ट्रांजैक्शन लागत अत्यंत सूक्ष्म, लगभग शून्य के बराबर होनी चाहिए। शून्य के बराबर या अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत ही कम। अगर आप 100 रुपये के पेमेंट कर रहे हैं और उसमें इंटरनेट पर पेमेंट करने के चार्जेस आपसे 15 रुपये 20 रुपये लिए जाएं, तो क्या आप इंटरनेट पर पेमेंट करेंगे? नहीं, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका 20% तो हमको उसका चार्ज लग गया। इसलिए उसके चार्जेस इतने अत्यंत सूक्ष्म और लगभग शून्य के बराबर होने चाहिए, जैसे कि अभी 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे या 2 रुपये, इस तरीके से। तब जाके लोग उसमें, कस्टमर्स उसमें पेमेंट करेंगे इंटरनेट से। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को विभिन्न भुगतान प्रणाली को सपोर्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जितने भी हैं वो सारे पेमेंट सिस्टम के साथ सपोर्टेबल हो, सभी पेमेंट सिस्टम को सपोर्ट करे, ऐसा होना चाहिए। फिर है विश्वसनीयता। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को उच्च स्तरीय, विश्वसनीय होने और असफलता के बिंदुओं से बचकर रहने की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय विश्वसनीय मतलब अगर हम इंटरनेट पे अपने डायरेक्ट अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में, तो वो इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि हमारे अकाउंट को कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा डरते हैं लोग। और दूसरी चीज़, हम जिस पेमेंट को जिस अकाउंट पे भेजना चाह रहे हैं, जिसको पेमेंट करना चाह रहे हैं, ये उसी के पास पहुँचे, ना कि कहीं और। ये सारी सेफ्टी मेजर्स हैं जो वहाँ पे होने चाहिए, जिसके लिए विश्वसनीय होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। और असफलता के बिंदुओं से बचकर रहने की आवश्यकता है। पेमेंट फेलियर के कारणों से बचना चाहिए। फिर है व्यवहार्यता, फिजिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में भुगतान वास्तविक भुगतान के समान सरल होना चाहिए। जिस तरीके से आप डायरेक्ट कैश दे के कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम भी होना चाहिए, बहुत ही सरल। फिर है सुरक्षा। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में खुले नेटवर्क जैसे इंटरनेट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन की अनुमति होनी चाहिए। इंटरनेट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन की अनुमति। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम यदि आप कोई अपनाएगा तो वो क्या चाहेगा कि हमको जहाँ भी पेमेंट करना है वहाँ उससे आसानी से पेमेंट हो सके। तो ये सारी आवश्यकताएं हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड हमारा वर्तमान भुगतान प्रणाली से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। और इन सारी आवश्यकताओं को यदि पूरा करता है, अच्छे तरीके से पूरा करता है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड पूरी तरह सक्सेस होगा। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली की विशेषताएं। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, क्या क्या विशेषताएं हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के। सबसे पहला लिखा हुआ है सुविधा, कन्वीनियंस। इनकी विशेषताओं में सबसे पहला आता है सुविधा। एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के अंतर्गत लेन देन करने के लिए ग्राहक और व्यापारी दोनों के लिए विशेष प्रयास, विशेष उपकरण और समय की आवश्यकता नहीं होती। किसी खास समय को निकालकर, किसी विशेष प्रयास करके या किसी खास उपकरण के बिना इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम हो सकता है। इसके लिए न्यूनतम प्रयास, उपकरण और निश्चित समय में ही कार्य हो जाता है। इसमें क्या बता रहा है, सुविधाएं इतनी ज़्यादा सुविधापूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली कि आप घर बैठे किसी भी समय, रात के 11 बजे हों या रात के 12 बजे हों या सुबह के 4 बजे हों या 5 बजे हों, किसी भी समय आप घर बैठे सिर्फ अपने मोबाइल से ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की मदद से कहीं भी
पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट था हमारा, सुविधाजनक है। दूसरा है सुरक्षा। ई कॉमर्स को अपनाने वाले ग्राहकों के लिए सबसे बड़ा अवरोध इंटरनेट फ्रॉड का है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेट फ्रॉड। एक अनुसंधान के अनुसार इंटरनेट पर किए गए प्रत्येक 1000 यूएस डॉलर के व्यावसायिक लेन देन में से 1 यूएस डॉलर का व्यवसाय कपटपूर्ण था। कभी रिसर्च किया गया होगा जिसमें ये पाया गया है कि यदि 1000 यूएस डॉलर का व्यावसायिक लेन देन ट्रांजैक्शन किया जाता है ई कॉमर्स में, तो वो 1 यूएस डॉलर का व्यवसाय उसमें कपटपूर्ण था। इसलिए यह आवश्यक है कि भुगतान प्रणाली सुरक्षित हो। हर कोई अपना अकाउंट सेफ रखना चाहता है, अपना पेमेंट सिस्टम सेफ रखना चाहता है और सेफ पेमेंट सिस्टम से ही पेमेंट करना चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पे भुगतान प्रणाली आपकी सुरक्षित हो, जिसमें कोई भी फ्रॉड की आशंका ना हो। इसके लिए पहले ग्राहक की पहचान अवश्य कर ली जानी चाहिए, ताकि समस्त वित्तीय लेन देन केवल वास्तविक ग्राहक के साथ ही किए जाएं। ऑनलाइन यदि आप पेमेंट करते हैं तो वो वेरीफाइड हो, ठीक है, और वो एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड हो, वेरीफाइड हो, तभी आप पेमेंट करें। इन सारी चीज़ों से निश्चिंत होकर ही आप पेमेंट करें, तो जिससे हमारा अकाउंट, हमारी गोपनीयता सुरक्षित रहेगी। फिर है गुमनामी। ऑनलाइन उपभोक्ता की एक समस्या लेन देन की गोपनीयता होती है। गोपनीयता, भुगतान क्रियाकलापों को गोपनीय रखना तथा तीसरे पक्ष खर्चीली आदतों को देखने और जान लेने से रोकना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उनके जो भी रिकॉर्ड हैं, उनके जो भी हिस्ट्रीज हैं, ये सारी कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। भुगतान क्रियाकलापों को गोपनीय रखना, जो भी पेमेंट आप जिस भी सिस्टम से कर रहे हैं वो भी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तथा तीसरे पक्ष को खर्चीली आदतों को देखने और जान लेने से रोकना। जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो आपके बारे में ज़्यादा ना जान पाए। आप क्या क्या पसंद करते हैं, क्या खर्च करना पसंद करते हैं, कितना खर्च करना पसंद करते हैं, ये सारी आदतें उनको नहीं पता चलनी चाहिए। दूसरी ओर सरकार और कानून को लागू करने वाली एजेंसियां काले धन व कर संरचना को रोकने के लिए निधियों के स्रोत का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा है। भविष्य में ई कॉमर्स के इस पहलू पर भी कानून बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपके सारे डिटेल यहाँ पे गोपनीय होने चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन या फिर आपकी कोई भी जिस प्रोडक्ट को आप सर्च करते हैं वो सारी चीज़ें लीक नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ों की आपको आदत है वो सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। आपकी सारी हिस्ट्री, रिकॉर्ड गोपनीय होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। फिर है सार्वभौमिकता। इंटरनेट व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए ई पेमेंट सिस्टम अत्याधुनिक, सुविधाजनक तथा व्यापक रूप से स्वीकृत है। अत्यधिक सुविधाजनक तथा व्यापक रूप से स्वीकृत है, क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के लेन देनों के विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जुटाने की आवश्यकता नहीं रहती। जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी उनके पास होती है उसी से वे व्यापार कर सकते हैं। इस टॉपिक पे हमने अभी बात की हुई थी। इंटरनेट व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं के लिए ई पेमेंट सिस्टम अत्यधिक सुविधाजनक तथा व्यापक रूप से स्वीकृत है। क्यों? कारण क्या है? कोई भी व्यापारी या कोई भी उपभोक्ता ये चाहेगा कि उसे कोई प्रोडक्ट यदि खरीदना हो तो वह तुरंत पेमेंट करे, वो प्रोडक्ट परचेस हो जाए। वो ये नहीं चाहेगा कि पहले हमको करेंसी कन्वर्ट करवाना पड़े। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि किसी भी करेंसी में आपको पेमेंट करना हो, तो उसके लिए आपको अलग से उस करेंसी को जुटाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में होता है, हमको अलग से करेंसी जुटाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो करेंसी आपके पास होती है, जैसे इंडियन रुपीज़ आपके पास है तो आप इंडियन रुपीज़ से ही पेमेंट करके प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ये सुविधा ही यहाँ पे सार्वभौमिकता कहलाती है।
तो ये सारी विशेषताएं थी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए, जिसके कारण व्यापक रूप से इसको स्वीकृत किया गया है। लगभग सभी लोगों ने इसको स्वीकार किया है कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली को, जो ज़्यादा रिस्क नहीं है अब, जिसके लिए सिक्योरिटी के मेज़रमेंट भी सभी को पता है कि क्या सिक्योरिटी, क्या सुविधा, हमको क्या सुरक्षा बरतनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ये हमको बताती हैं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली। अब आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के प्रकार, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।